अग्निसाक्षी के कुछ 1.5 साल बाद रिलीज हुई थी और इन दोनों मूवीज को पार्थो घोष ने डायरेक्ट किया था। शायद अग्निसाक्षी की सफलता को देखते हुए ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मनीषा कोइराला, नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ को रिपीट किया था। मगर युग पुरुष भी एक बेहतरीन फिल्म होते हुए भी दर्शकों का ध्यान नहीं खींच पाई थी। ये फिल्म फायोडोर डॉस्टोएव्स्की के नॉवेल द इडियट से प्रेरित है। युग पुरुष और अग्निसाक्षी की कहानी में किसी भी तरह की कोई समानता नहीं है, और अगर समानता है तो सिर्फ स्टार कास्ट। एक तरफ जहां अग्निसाक्षी अपने समय की एक मैसिव हिट थी, वहीं युग पुरुष के बारे में ज़्यादा लोग जानते भी नहीं है। विकिपीडिया के अनुसार अग्निसाक्षी की कुल लागत थी 4.25 करोड़ और इस मूवी ने अपनी लागत का 6 गुना बिजनेस किया था, जबकि युग पुरुष की लागत थी 5.25 करोड़ और इसने 5 करोड़ से भी कम का बिजनेस किया था। युग पुरुष पूरी तरह से नाना पाटेकर की फिल्म है और मेरे हिसाब से ये नाना की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। युग पुरुष की कहानी है अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध जब छोटा था तो उसने एक भूकंप के दौरान अपने माता पिता को खोया था और वो त्रासदी इतनी भयानक थी कि उसके सदमे से वो पागल हो गया था और उसके बाद उसने जवानी तक अपनी पूरी जिंदगी गोपालपुर के एक मानसिक चिकित्सालय में बिताई थी। अनिरुद्ध के माँ बाप के बाद उसके चाचा ने उसकी देखभाल मुंबई में रहते हुए की, जो कि समय समय पर उसके इलाज के लिए पैसे भेजते रहते थे। अनिरुद्ध अब 36 साल का है और यहाँ रहते हुए उसे 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अब वो बिल्कुल ठीक है। वो एक बेहतरीन पेंटर भी है जो कि बैठे बैठे किसी का भी स्केच बना देता है। अनिरुद्ध सीधा साधा, ईमानदार और बच्चों से मासूम है, ठीक वैसा ही जैसा कि माय नेम इज़ खान में शाहरुख खान था। वो मानसिक चिकित्सालय की बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अनजान है। चिकित्सालय का स्टाफ ये डिसाइड करता है कि अब अनिरुद्ध को यहाँ से छुट्टी दी जा सकती है क्योंकि अब वो बिल्कुल फिट है और बाहर की दुनिया में आसानी से रह सकता है। हालांकि अनिरुद्ध नहीं चाहता कि वो वहाँ से बाहर निकले क्योंकि बाहर की दुनिया में वो किसी को भी नहीं जानता है। मगर लोग उसको समझाते हैं कि उसको मुंबई में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मोहन जी के पास जाना है, जो कि अभी तक उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे थे और वो ही अब उसको बताएंगे कि उसको अपनी ज़िंदगी में अब आगे क्या करना है। चिकित्सालय के डॉक्टर उसको उसके सही होने का सर्टिफिकेट भी देते हैं, जो वो हमेशा अपने साथ रखता है, और ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट देते हैं जिससे कि वो मुंबई बिना किसी परेशानी के पहुंच सके। असल में मोहन की नज़र अनिरुद्ध की पुश्तैनी जायदाद पर भी है, जो कि अनिरुद्ध को मिलने वाली है। ट्रेन के उस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में उसकी मुलाकात एरोगेंट सुनीता से होती है, जो कि एक करप्ट नेता परेश की रखेल है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अनिरुद्ध पहली मुलाकात में ही उसको यह एहसास दिला देता है कि भले ही उसके पास सब कुछ है मगर वो खुश नहीं है। मोहन अनिरुद्ध के रहने का इंतजाम करता है और वहाँ उसकी मुलाकात मोहन की बेटी दीप्ति से होती है और थोड़े समय में ही दीप्ति अनिरुद्ध को चाहने लगती है। दूसरी ओर अनिरुद्ध सुनीता को चाहने लगता है, जो कि मतलबी और लालची लोगों के बीच फंसी हुई है। रंजन सुनीता को पाना चाहता है, जो कि एक नेता का बिगड़ैल बेटा है, मगर धीरे धीरे रंजन के पास सब कुछ होते हुए भी सुनीता अनिरुद्ध की ओर खींची चली जाती है। रंजन को यह समझने में समय लगता है कि पैसों से सिर्फ औरत के जिस्म को खरीदा जा सकता है, उसके दिल को नहीं। क्रोधित रंजन अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगता है और फिर कहानी एक दुखद अंत के साथ समाप्त होती है, जहां अनिरुद्ध उसी स्टेट में वापस पहुंच जाता है जहां से उसको निकालने के लिए उस मानसिक चिकित्सालय को बरसों लग गए थे। और अंत में रंजन को भी यह एहसास होता है कि अनिरुद्ध असल में एक युग पुरुष है, एक ऐसा इंसान जो बरसों में एक बार पैदा होता है। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है।